खबर औरैया से है, जहां ब्राह्मण परिवार एकता महासंघ के द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी ने संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा की, जिसमें सर्वसम्मति से कृष्ण मोहन चतुर्वेदी को प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रशेखर अग्निहोत्री को मनोनीत किया गया। बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि उक्त दोनों पदाधिकारी ब्राह्मण समाज के हित में काम करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। वहीं इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़े भरोसे के साथ बताया कि हमारे दोनों प्रदेश के पदाधिकारी कर्मठ है और उन्हें पूर्ण उम्मीद है कि हमारा संगठन जिस तरह से अन्य प्रदेशों में तेजी से बढ़ रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब हमारा संगठन ब्राह्मण परिवार एकता महासंघ देश के प्रमुख ब्राह्मण संगठनों में भी गिना जाएगा। अध्यक्ष जी, आज औरैया में आपके द्वारा मीटिंग की गई है, क्या वजह रही है और किस वजह से ये आयोजित की गई है? ब्राह्मण परिवार एकता महासंघ का विस्तार होना था, जिसमें कि श्री कृष्ण मोहन चतुर्वेदी जी को आज प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और श्री चंद्रशेखर अग्निहोत्री जी को प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया है। तो विस्तार के लिए मेन बैठक थी हमारी और आगे समाज के ब्राह्मण समाज में जो गरीब दबे हुए लोग हैं उनके उत्थान के लिए हम लोग काम करेंगे और हमारा संगठन को आगे बढ़ाने में मुझे पूरा विश्वास है कि श्री कृष्ण मोहन जी और चंद्रशेखर जी पूरा सहयोग करेंगे और इस समाज को आगे ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाने में पूरा निभाव करेंगे। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां बहुचर्चित खरखेड़ा नाबालिग छात्रा हत्याकांड को लेकर एसपी ने प्रेस वार्ता कर पूरी घटना का खुलासा किया है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक के मुताबिक मृतक छात्रा पूर्व में पढ़ने वाले प्रेमी नाबालिग छात्र ने अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी। इस हत्याकांड को लेकर जल्दी खुलासे का लगातार पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा था। घटना की गंभीरता को देखते हुए अनावरण हेतु अलग अलग टीमें लगाई गई और गठित की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप दीपिका का उसे स्कूल में पढ़ने वाले पूर्व छात्र से प्रेम संबंध था। दोनों में फोन पर बातचीत भी होती थी। मृतका के पिता को इस घटना की जानकारी होने पर कुछ समय पूर्व इसकी शिकायत आरोपी के घर पर भी की गई। तब प्रेमी के पिता ने उसे बाहर भेज दिया था। आरोपी के वापस आने के बाद उसको शक हुआ उसकी प्रेमिका का किसी और से संबंध है। इस बात से आरोपी नाराज था और बीते 13 नवंबर को सुबह आरोपी मृतका के गांव में कोचिंग जाने वाले रास्ते पर पहुंच गया और मृतका छात्रा अपनी साइकिल से कोचिंग की ओर आ रही थी। तभी उसने गन्ने के खेत में साइकिल सहित खींच लिया और किसी अन्य के संबंध में पूछताछ करने लगा। इस बात पर छात्रा भड़क गई और इस बीच दोनों में बीच में झगड़ा हुआ। छात्रा पेट के बल गिर गई और छात्रा के दुपट्टे से उसका गला दबाकर हत्या कर दी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पता चला इनको अलग अलग कर दिया गया था और लड़के को बाहर भेज दिया गया था। कोरोना काल के बाद ये जब लौट के आया या अपने फादर के साथ दुकान में बैठने लगा और लगातार इनकी रिलेशनशिप आगे भी कंटिन्यू होती रही है। लड़की जो बच्ची है वो अपने पिता के मोबाइल से इनके साथ संपर्क में रहा है और फादर को भी धोखे में रखा है। उनको पता भी नहीं चला इनके आपस में संपर्क है और लड़का जो है लगातार अपने मोबाइल से ही संपर्क में रहा है और इनके बीच में इनके पुराने दोस्तों के माध्यम से, इनके कोचिंग में पढ़ने वाले पुराने एक दोस्त के माध्यम से इनके लिखित जो प्रेम पत्र आदान प्रदान हुआ है और हम लोग 10 प्रेम पत्र, लड़की का लिखा हुआ पत्र लड़के के घर से बरामद किया है और इसमें तमाम बातें प्रकाश में आई है, जिसके डायरेक्शन में हम लोगों ने इनके मोबाइल फोन्स को कंगाला। उसमें काफ़ी मैसेजेस जुलाई लास्ट तक भी मैसेजेस मिले हैं। आमने सामने मिलने की बात प्रकाश में आई है। इसी दौरान लड़के को बहुत सारे जो अपने कोचिंग में पढ़ने वाले लड़के ये इन्फॉर्मेशन देते थे लड़की कहीं और से भी संबंध है। तो इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोशित हुआ और जिससे संबंध है इस संबंध में स्पष्ट करने के लिए अपने प्रेमिका को लेटर भी लिखा, बल्कि वो लेटर्स हमको मिले नहीं। रिप्लाई में जो प्रेमिका ने जो लिखा है उसमें काफ़ी सारे अपने स्पष्टीकरण देते हुए नजर आए हैं और इस चीज़ से स्पष्ट हो रहा है कि ये लड़का काफ़ी शक करता था। तो इसी बीच में क्योंकि लड़की से ये पहले से संपर्क में था, लड़की इस पर विश्वास करती थी, बट इनके मन में जो शक इस लेवल तक बढ़ गया है, ये आक्रोश में बदलता और स्पष्टीकरण मांगने ये उस दिन सुबह गया है। लड़की पहले से इनको जानने की वजह से विश्वास में इनके साथ गन्ने के खेत में चली गई। वहीं पे इन्होंने गला घोट के इनके साथ जो मर्डर किया है और वहां से अपने चुपचाप निकल गया है और आराम से अपने घर जाके फिर वहां दुकान पे जाके बैठ गया है। पूछताछ के दौरान इनके द्वारा पुलिस के कोऑपरेशन नहीं दी गई। बाद में जब इनके कोचिंग के जो दोस्त ये चीजें बताने लगे तब इन्होंने लेटर और फोन्स बरामद करा। बाकी अभी भी जांच प्रचलित है। इनके मोबाइल फोन्स जो है फॉरेंसिक्स लेबोरेटरी के लिए भेजा जा रहा है ताकि और टेक्निकल इनपुट्स मिल सकें।
साथ साथ इनके न्यायालय से नार्को एनालिसिस की भी अनुमति लेके इनसे और गहन जांच की जा रही है। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां राम भुलाई महिला डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर सेक्स रैकेट चला रहा था, जिसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। माना जा रहा है कि कामुक प्रोफेसर अब तक दर्जनों छात्राओं को हवस का शिकार बना चुका है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि धूम्रपान के लिए दबाव बनाता था और सेक्सुअल व्याख्यान भी करता था। शिकार बनने के बाद चुपचाप ना रहने पर बदनाम करने की धमकी तक दी गई। वहीं इसके साथ ही बताया जा रहा है कि तंत्र विद्या का ज्ञाता और पूरे परिवार का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल कर देने की धमकी भी दी गई थी और इसके साथ ही कुछ लड़कियों को लालच देने की बात भी कही गई। पीड़िता एक छात्रा ने पुलिस अधीक्षक के सामने पेश होकर सेक्स रैकेट का खुलासा किया है और लिखित में शिकायत दर्ज कराई। वहीं एसपी के आदेश पर सीओ सिटी में कॉलेज में जाकर छात्रों के बयान लिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं रामपुर आदि जनपदों के लड़कों को बुलाकर प्रोफेसर छात्राओं से ग्रुप सेक्स भी कराता था। इस तरह के आरोप भी लगातार सामने आ रहे हैं। प्रोफेसर के पास अश्लील साहित्य की भरमार और बड़े पैमाने पर सेक्स टॉयज होने की बात भी लगातार सामने आ रही है। देखा जाए तो पीलीभीत में एक प्रोफेसर को लेकर एक बेहद बड़ा खुलासा हुआ है। एफआईआर हुई है जी, किसी लड़के ने की बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं प्रिंसिपल साहब पे और आपके प्रोफेसर पे, क्या कहना है आपका? आप सभी से पत्रकार बंधुओं से ही ये बात पता चल रही है कि एफआईआर हुई है। सुबह पुलिस भी आई थी और उसके बारे में वो जांच कर रही है। जैसा भी निकलता है, जो भी दोषी होता है उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन अपनी तरफ से करेगा, विभाग की कार्रवाई हम करेंगे। क्या मामला था पूरा, क्या किस बात को लेकर क्या हुआ था? अभी तो संज्ञान में ही आया है एफआईआर। ना किसी बच्ची ने अभी तक बताया है, ना किसी और तरह से मुझे पता चला है। अपना परिचय बता दीजिए। परिचय? अपना परिचय, नाम हो? डॉक्टर दिनेश चंद्रा, एसोसिएट प्रोफेसर जंतु विज्ञान, कार्यवाहक प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय पीलीभीत। आपका भी तो नाम है एफआईआर में? एफआईआर में हमारा नाम है जिक्र है? अब पता नहीं, क्योंकि संस्था अध्यक्ष हूँ और जिक्र आपका भी है? जी, संस्था अध्यक्ष हूँ। अगर कुछ ऐसा है तो बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी होगा और उस पर कार्रवाई भी होगी। इतने लोगों के यहाँ पे साथ में वो हुआ है, महिलाओं लड़कियां जो हैं उनके साथ में हुआ है, क्या आपको जानकारी नहीं है क्या इसकी? आपके पास सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल जानकारी नहीं थी और संज्ञान में होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो एफआईआर हुई है, क्या पूरा मामला है ये बता दें। सर, पूरा मामला ये है, यहाँ की रामलुभाई विद्यालय की कुछ छात्राएं मेरे पास आई थी, जिन्होंने मुझे इस मामले के बारे में बताया था कि लड़कियों के साथ यहाँ पे दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उनके साथ बहुत ही गलत तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। उनके साथ सेक्स संबंधी बातें भी की जाती हैं। तो मैंने उस पर जांच पड़ताल करी। जांच पड़ताल करने के बाद मुझे पता लगता है कि ये मामला संगीन था। तो मैंने उस पर कुछ लड़कियों से बात करी। तो जब बात करके और मामला सामने आया है तो उसमें यही पता लगा कि जो वहाँ के विद्यालय के टीचर, मैथ्स के प्रोफेसर थे कामरान आलम खान, उन्होंने ही ये सब करा है और उन्होंने शारीरिक संबंध तक बनाया लड़कियों के साथ और लड़कियों को इस हद तक डरा दिया था कि वो आगे किसी से कुछ कहना, क्योंकि उनके अंडरवर्ल्ड तक कांटेक्ट थे और वो किसी को भी कहीं से उठवा सकते थे, ऐसे करके धमकी दी थी। लड़कियां इस कदर डर गई थी और जो लड़कियां मेरे पास आई थी, बाद में प्रिंसिपल ये दिनेश चंद्र ने अपने ऑफिस में बुला के उन लोग को इतना धमका दिया कि उन्होंने अपने बयान बदल दिए। फिलहाल जो उनके पहले के बयान थे वो सारे मेरे पास रिकॉर्डेड है। आगे के बयान जो हैं वो उन्होंने बदलवा दिए हैं। अब वो इतना घबरा गई हैं। जो एक मेरा करीबी जो है, जिसने मुझको सब बताया है, उसके पास अब इतना प्रेशर बन रहा है कि उसको जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है दिनेश चंद्र द्वारा और उनको कहा जा रहा है कि आपको कहीं से भी उठवा लिया जाएगा आपको। और उसमें जब मैं और मामले के अंदर तक गया तो मुझे पता चला उनकी बीवी सिद्रा आलम खान वो भी इसमें लिप्त थी। उनके द्वारा भी ये सब कराया जा रहा था और उन्होंने भी काफ़ी कुछ उसमें ऑडियो, उनकी भी ऑडियोज़ काफ़ी रिकॉर्डेड है मेरे पास। उन्होंने उसमें बोला है कि उनके ही संबंध अंडरवर्ल्ड तक है, जिसमें कामरान ने ये बोला है कि उनकी बीवी के अंडरवर्ल्ड तक संबंध है, जिसमें वो किसी को भी कहीं से उठवा सकते हैं और काफ़ी खतरनाक किस्म के इंसान है। सर, रामलुभाई का एक मामला है, क्या मामला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? थाना कोतवाली क्षेत्र के महाविद्यालय में एक टीचर के विरुद्ध वहीं के पढ़ने वाले छात्रों ने आरोप लगाए हैं। उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें विवेचना कर सकते विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर यूपी के सिद्धार्थ नगर से है, जहां सड़क दुर्घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से लगातार मौत का मामला सामने आ रहा है। बासी कोतवाली के बेल बनवा निवासी अखिलेश पुत्र ब्रजराज और राहुल पुत्र जय कुमार हर रोज की तरह सुबह स्कूल के लिए निकले थे, लेकिन इटावा बासी मार्ग के सहसी के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दोनों गिर गए। वहीं स्थानीय लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बासी पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने अखिलेश पुत्र ब्रजराज को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं सभासद लक्ष्मण निषाद ने बताया कि अखिलेश और राहुल दोनों
बेल बनवा के रहने वाले हैं। दोनों घर में विद्यालय जा रहे थे तभी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। वहीं अखिलेश की मौत पर परिवार में कोहराम मच गया। देखा जाए तो लगातार सिद्धार्थनगर में सड़क दुर्घटना के मामले सामने आ रहे हैं। मैं लक्ष्मण निषाद सुभाष नगर का सभासद हूँ और बेलबनवा का निवासी है ब्रजराज, जिनका लड़का है वो अखिलेश निषाद। वो घर से खाना खा के विद्यालय पे जा रहा था। रंभा सरस्वती एक स्कूल है प्राइवेट जो शाहजी में स्थित है। पीछे से एक गाड़ी वाले ने जो है उसको लड़ा के चला गया और जगह पे लड़का जो है एक्सपायर हो गया। क्या और भी बच्चे के साथ और भी कोई बच्चा था या अकेले था? एक बच्चा और था जिसका नाम राहुल था। उसके पिताजी का नाम जय कुमार था। वह भी बेलबनवा का ही निवासी है। दोनों बच्चे साथ में आ रहे थे, जबकि राहुल तो बच गया, उसको थोड़ी बहुत चोटें लगी हैं, जबकि अखिलेश एकदम गंभीर तरह से घायल हो गया और उसको हम लोग अस्पताल पे लेके आए। एक जो है 15 वर्ष का बच्चा जो है विद्यालय से कहीं पढ़ के जो है घर वापस जा रहा था। घर के उसके पास में ही कोई जैसा सूचना मुझे मिली पिकअप ने मार दिया है। उसका जो है यहाँ पर हमारे वहाँ लाया गया है, लेकिन वो मृत पाया गया। थाना को सुपुर्द कर दिया गया। 3 कृषि कानून के ऐलान के बाद भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अवध के क्षेत्र उपाध्यक्ष और अयोध्या प्रभारी अशफाक हुसैन ने तीनों कृषि कानून को किसानों के हित में बताया और कहा कि भाजपा का शुरू से एक नारा रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी ने कानून बनाया, लेकिन विपक्ष ने किसानों को बहका दिया, जिसके चलते कानून वापस लेना पड़ा है। भाजपा का शुरू से एक नारा रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमने उनका विश्वास पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक कानून बनाया था जिसे कृषि कानून कहा गया और इस कानून के तहत भाजपा की सरकार को, मोदी जी की सरकार को ऐसा लगा था कि इससे किसानों का भला होगा, किसान तरक्की करेंगे। लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने उनको हमारे किसान भाइयों को भड़काने की कोशिश की और उनको समझ में नहीं आया। इसलिए भाजपा सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने वो कानून वापस ले लिया है। क्या कानून? देखिए, राजनीतिक आपने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि डर के वापस ले लिया। देखिए, डरने की यहाँ पे कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी आपसे कहा कि हमको सबका विश्वास चाहिए और सबका साथ चाहिए। सबके लिए हम काम कर रहे हैं, हर समाज के लिए काम कर रहे हैं। किसान भाइयों के लिए हमेशा से भाजपा ने कंधे से कंधा मिलाया है, उनके हर हक के लिए खड़ी रही है। हमको भाजपा की सरकार को और हम लोगों को ऐसा लगा था कि हम लोग जो हैं एक किसान भाइयों के लिए अच्छा कानून ला सकते हैं, उससे उनका उद्धार होगा, उनका फायदा पहुंचेगा उनको। लेकिन जब उनको लोगों ने भड़काया, उन लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, तो मोदी जी ने कानून वापस ले लिया। खबर मथुरा से है, जहां माट मूला कस्बे में ईदगाह रोड पर तालाबंद मकान में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। इसकी सूचना बदबू आने पर ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को दी गई, जिससे मकान से बदबू आ रही थी। उस मकान में मौके पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़कर अंदर देखा तो महिला का शव बरामद हुआ। बता दें, महिला चारपाई विद्युत तारों से बंधी थी और उसके दोनों पैरों में करंट लगा हुआ था, जिसे देखकर इस मकान की पहचान कराई गई। तो लोगों के द्वारा बताया गया कि मकान डॉली और विपिन निषाद पुत्र बिहारी लाल निवासी राधा निवास वृंदावन का है। वहीं मौके पर पिछले 7 से 8 दिन से लापता है। लोगों के द्वारा कयास लगाए जा रहे थे कि वह उसकी पत्नी है। जब उसने रिश्तेदार को बुलाया गया तो रिश्तेदारों ने उसकी पहचान स्मृति पत्नी डोलियो में 25 वर्षीय के रूप में की। वहीं मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। देखा जाए तो पूरे मामले की जाँच इस वक्त की जा रही है। माट क्षेत्र अंतर्गत माटमुला गाँव में एक युवती स्मृति वाइफ ऑफ डोली का शव बरामद हुआ है। शव के हाथ पर बंधे हुए हैं। प्रकरण में पंचायत वर्ग के पीएम कराया जा रहा है। अभियोग पंजीकृत करते हुए कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, इसमें कोई और भी अन्य आदमी मिला है या क्या प्रथम दृष्टया इसमें क्या मामला लग रहा है? इसमें अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी गहराई से छानबीन की जा रही है। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बड़े धूमधाम के साथ मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर महिला अध्यक्ष कमलेश परिहार ने बताया कि 2022 में अखिलेश भैया को विजय बनाना है। बीजेपी सरकार के खिलाफ भी इस दौरान निशाना साधा गया। वहीं आपको बता दें, जिला उपाध्यक्ष माध्यमिक आनंद गिरी ने मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कई महिलाएं मौजूद रहीं। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष कमलेश परिहार, जिला उपाध्यक्ष साध्वी रांधिन समेत तमाम नेता पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसरीन बेगम, समाजवादी पार्टी की महिला सभा की नगर अध्यक्ष और धरती पुत्र मुलायम सिंह के आज जन्मदिन पर
महिला सभा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहती है। और हम ये चाहते हैं सन 2022 में माननीय अखिलेश जी को हम मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और अपनी खबर यूपी से है, जहां सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 82वां जन्मदिन मनाया गया। इस कड़ी में सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने अनोखे तरीके से मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर 101 वर्ष की वृद्ध महिला से केक कटवाया और ग्रामीण महिलाओं में मुलायम सिंह यादव का बर्थडे बनाया गया। इस मौके पर मुलायम सिंह यादव को अंग्रेजी में हैप्पी बर्थडे टू यू भी बोला गया। वहीं आपको बता दें, पंडित समरजीत ने ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बस्ती गुंदौर गांव में जन्मदिन के अवसर पर गरीब महिलाओं में निःशुल्क सरसों का तेल बांटा। वहीं आपको बता दें, समरजीत ने कहा कि हम सबके नेता मुलायम सिंह यादव सदैव सपा कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि जब भी हमारे जन्मदिन को मनाया जाए तो गरीब मजदूरों किसानों के बीच मनाने का काम किया जाए। आज पूर्व रक्षा मंत्री सपा संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी का आज जन्मदिन हम सब ने ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब मलिन बस्ती में महिलाओं के बीच मनाने का काम किया। 101 वर्ष की बुजुर्ग महिला से नेताजी के केक को कटवाने का काम किया तथा गरीब महिलाओं के बीच सरसों का तेल भी बांटने का काम किया है। और हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी सदैव कहते हैं कि हम लोगों का जन्मदिन जब भी मनवाया जाए ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब मलिन बस्तियों में मनवाया जाए, गरीब लोगों के बीच मनवाया जाए, किसानों के बीच मनवाया जाए। आज इसी उद्देश्य को लेकर हमने गरीब महिलाओं के बीच जन्मदिन मनवाने का काम किया तथा अपनी माताओं बहनों से नेताजी के दीर्घायु होने के लिए आशीर्वाद। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां घर में लाखों के नकदी और जेवर चोरी होने का मामला सामने आया। बता दें, देर रात शादी समारोह से लौटे परिवार ने घर में चोरी की खबर सुनते ही हैरान रह गए। पुलिस को जानकारी दी गई। वहीं तहरीर पर 218 ग्राम सोने के जेवर व 3,50,000 की नकदी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं चोरों ने घर का ताला तोड़कर हिंदू युवा वाहिनी के वरिष्ठ नेता के घर चोरी का पूरा मामला ये सामने आया है। वहीं अचरजगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के वरिष्ठ नेता ने चचेरी बहन की शादी समारोह में शिरकत करने गए थे और उसी दौरान चोरों ने घर पर हाथ साफ कर दिया। 9:45 पर जैसे हम वापस आए, बड़े भाई पहले आ गए, हम 2 मिनट बाद में, तो इन्होंने देखा मेन गेट का दरवाज़ा टूटा हुआ था। अंदर आए, लाकर टूटा हुआ था, अलमारी हमारी वो टूटी हुई थी, हमारा बक्सा टूटा हुआ था। ये हमको फ़ोन किया, मनी जल्दी आओ, घर में चोरी हो गई। हम बाइक से बड़ी स्पीड से आए, लेकिन पूरा सामान बिखरा हुआ था और पूरा माल जिसमें हमारा लगभग 38 ग्राम सोना, हमारा ब्रेसलेट है, हाथ जंजीर है वो, और एक गिन्नी के अंगूठे, नग की अंगूठी, और भाभी का लगभग 200 ग्राम की समथिंग, तो 190 ग्राम की समथिंग। भाभी और मम्मी का जो बुजुर्ग नहीं था वो चोरों ने लाकर तोड़ कर गए। यूपी चुनाव से पहले मथुरा में एक बड़ी सौगात दी गई। ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा ने सोमवार को मथुरा वृंदावन नगर निगम के द्वारा अमृत योजना के तहत 1.18 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए गए 4 पार्कों का जनप्रतिनिधियों ब्रजवासियों के साथ वर्चुअल लोकार्पण किया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अब तक 14 पार्क इस योजना के तहत तैयार किए गए हैं और शेष 9 पार्कों को अगले 15 दिन में पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य व बच्चों के मनोरंजन के लिए प्रतिनिधियों व जन सहयोग के द्वारा पार्क का संरक्षण किया जाएगा। इस खास मौके पर वृक्षारोपण भी किया गया। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री ने ब्रज के पुरातन स्वरूप को लौटाने के लिए इस वर्ष 31 लाख पौधे लगाने की बात भी कही। वहीं पूर्व सरकार में आतंक व अवैध कब्जे के पर्याय बने राजकीय उद्यान जवाहर बाग का 16 करोड़ की लागत से कायाकल्प भी किया गया। बता दें, कार्यक्रम में महापौर मुकेश, आर्य बंधु, पार्षद चौधरी राजवीर सिंह, सोनू गौर समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे।